Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने एलिफैटिक अल्कोहल्स के रेलेवेंट तमाम बातों को डिटेल से डिस्कस किया. आज हम शुरू करने वाले हैं एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनोल को. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स फिनोल की प्रिपरेशन और साथ ही साथ एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को डिटेल से डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं नेम्ड एज फिनोल. स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. अच्छा, ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये फिनोल्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिनोल्स की एस पी आएगा यहाँ पे. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर OH group, one and more OH groups directly attached with carbon of benzene ring are called phenols. स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. स्टूडेंट, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ग्रुप लगा है CH2 और उसके साथ OH अटैच है. सो स्टूडेंट्स, एक और मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे. ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, सो इसके साथ OH अटैच है. सो एक और मेरे पास बेंजीन रिंग है स्टूडेंट्स, उसके साथ एक OH यहाँ पर अटैच है, एक OH यहाँ पर अटैच है. एक और बेंजीन रिंग है स्टूडेंट्स, जिसमें मेरे पास एक OH यहाँ पर अटैच है, एक OH यहाँ पर अटैच है, एक OH यहाँ पर अटैच है. अब सबसे पहले तो हम ये फैसला करेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स में कहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे हैं जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हैं. सो यहाँ देखा जाए तो ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट है, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट है. सो ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? फिनोल्स. स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हैं किस कैटेगरी में आते हैं? फिनोल्स की कैटेगरी में आते हैं. स्टूडेंट्स, दे ऑल आर बिलोंग्स टू फिनोल्स, यानी कि ये ना तीनों फिनोल्स हैं. अब इन तीनों फिनोल्स का जो द सिंपलेस्ट फिनोल विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. अब सिंपलेस्ट फिनोल में स्टूडेंट्स ये है जो सबसे सिंपलेस्ट है, यानी जो फर्स्ट मेंबर है यही सबसे सिंपलेस्ट है और हमने इसका नाम रखा फिनोल. याद रखिए, जब S आएगा तो ग्रुप की बात होगी जिसमें वो तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे जिनके साथ डायरेक्टली OH अटैच है. अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, बल्कि CH2 यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2. तो यहाँ पर एक और एंट्रेंस टेस्ट का पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फिनोल के अंदर OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है, जबकि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ अटैच है. तो ये स्टूडेंट्स एल्कोहल है, नेम्ड एज बेंजाइल एल्कोहल. बेंजाइल एल्कोहल. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ. अगेन मेरे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक मिथाइल ग्रुप है और उसके साथ यहाँ पे OH है. तो स्टूडेंट्स, इसके बावजूद कि इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे OH भी अटैच है, तो ये भी स्टूडेंट्स फिनोल्स की ही कैटेगरी में आता है. सो हमने इन सब को नहीं पढ़ना. तमाम फिनोल्स में से जो सबसे सिंपलेस्ट है, जिसको खाली फिनोल का नाम भी दिया जाएगा, या हम उसको स्टूडेंट्स कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, हमने उसी की तफसील पढ़नी है. तो आगे जब कभी मैं फिनोल का जिक्र करूंगा तो आपके दिमाग में ये वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन.
हाइड्रोक्सीबेंजीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सीबेंजीन। तो जब कभी आगे मैं फिनोल का नाम लूंगा तो आपके जहन में हाइड्रोक्सीबेंजीन आना चाहिए, हम बाकी फिनोल्स को डिस्कस नहीं कर रहे। सो द सिंपलेस्ट फिनोल which is also known as carbolic acid first obtained from coal tar rung in 1834। ये साइंटिस्ट का नाम है और इसने 1834 में कोल तार में से इसको ऑब्टेन किया था। यू नो डैट कोल तार जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कॉम्प्लेक्स है, मिक्सचर है, और हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं और उनको हम अलग करते हैं। चैप्टर 7 में आपने पढ़ा था। स्टूडेंट्स आगे हम प्रिपरेशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है जी क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स क्लोरोबेंजीन यानी डव मेथड्स, इसमें क्या करेंगे, इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, यानी कि हम क्लोरोबेंजीन लेंगे और क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, इसको ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, 10% NaOH, 10% NaOH at 360 degree temperature, 360 degree temperature and 150 atm pressure। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, सबसे पहले तो याद रखो यहाँ पे HCl बनेगा और साथ में सोडियम फिनोक्साइड प्रोड्यूस होगा। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। स्टूडेंट ये जो सोडियम फिनोक्साइड है, देन आपने क्या करना है, विच ऑन ट्रीटिंग विद HCl, आपने इसकी एसिडिफिकेशन करवानी है, यानी आपने इसका HCl से रिएक्शन करवाना है, एंड नाउ यू विल गेट NaCl प्लस, तो ये रहा फिनोल। अब आप क्या करोगे, सिस्टम से फिनोल को अलहदा करने के लिए प्रोसीजर अप्लाई करोगे। द फिनोल इज रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम प्रोवाइड करोगे, NaCl जिसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। फिनोल जो है जो कि वोलेटाइल है, ईजिली स्टीम की वजह से ये सिस्टम से इवेपोरेट हो जाएगा और आप इसको NaCl से अलग कर लोगे थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड प्रिपरेटिव मेथड की तरफ चलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NaOH at 320 degree to give sodium phenoxide which on treatment with HCl give phenol। यानी आपने सबसे पहले सॉल्ट बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट। ये है जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। सो HOH मिलकर क्या बनेगा, वाटर, और H की जगह पे सोडियम आएगा एंड यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोडियम आएगा, ठीक है, HOH मिलकर वाटर, H और OH मिलकर वाटर और H की जगह पे Na प्लस आएगा। अब आपने इस सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का आपने रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ एट 320 डिग्री। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन में जैसे कि थोड़ा मैं इसको आसान करके लिखता हूँ, NaOH NaOH। जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब यहाँ से H और OH यानी ये तो वाटर की फॉर्म में लूज हो गए। बाकी स्टूडेंट्स ये वाला सारे का सारा पार्ट और ये Na2SO3, Na2SO3 याद रखिए ये 4 नहीं है, इट इज 3, सोडियम सल्फाइड, दिस इज सोडियम सल्फाइड आइट, नॉट 8 आइट। ये आपको चैप्टर 5 में ऑक्सी एसिड्स का जब नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो उसमें ये बात बता के आए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि यानी ये सोडियम भी यूटिलाइज हो गया, अब पीछे NaO बचा, सो इसकी जगह पे अब NaO आएगा और आपको मिलेगा अगेन सोडियम
फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। स्टूडेंट्स, जिस तरह यहाँ पे आपको सोडियम फिनोक्साइड मिला, वैसे ही यहाँ पे आपको सोडियम फिनोक्साइड मिला है। अब आपने सोडियम फिनोक्साइड की एसिडिफिकेशन करवानी है। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सोडियम फिनोक्साइड की एसिडिफिकेशन करवानी है, यानी इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। सो स्टूडेंट्स, यू विल गेट NaCl एंड फिनोल। और अब आप फिनोल को NaCl से क्या करोगे, अलग करोगे। किस तरह से अलग करोगे? सो स्टूडेंट्स, यहाँ से फिनोल को रिकवर करने के लिए आप क्या करोगे, द फिनोल इज रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, यानी आप स्टीम की मदद से फिनोल जो कि मोर वोलेटाइल है देन NaCl, आप इसको इवेपोरेट करवा लोगे और आप इसको अलग कर लोगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने आपके साथ फिनोल्स क्या हैं, फिनोल्स में से फिनोल क्या है, और उसके बाद प्रिपरेशन मेथड, 2 प्रिपरेटिव मेथड थे, कैसे रिकवर करते हैं डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज शेयर करूंगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पे आपको फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। सो सबसे पहले फिनोल इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन एंड डेलिक्विसेंट सॉलिड, यानी ऐसा सॉलिड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विफाई हो जाता है, यानी माया में बदल जाता है, हम उसको डेलिक्विसेंट सॉलिड कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, इट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर, यानी फिनोल में से फिनोलिक करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर यानी स्मेल आती है। ये बिल्कुल ऐसी स्मेल है जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डिसइंफेक्टेंट यानी जरासीम कुश दवाई जो है जिससे फर्श साफ किए जाते हैं, उसमें से जो ऑर्डर आ रहा होता है वो फिनोलिक ऑर्डर से काफ़ी रिजेंबल करता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 41 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 182 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखना आपने कि फिनोल अपने जैसे मिलते जुलते यानी अपने जैसे मोलर मैस वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर 9.3 ग्राम in 100 gram of water, form pink solution at room temperature but completely soluble above 68.5 degree. First year students, chapter number 9, अपर कंसलेट टेम्परेचर। फिनोल वाटर सिस्टम में आपको बताया था कि कॉन्जुगेट सोल्यूशन तैयार होता है जब आप फिनोल को पानी में ऐड करते हैं, लेकिन 68.5 डिग्री पे ये जो स्पायरिंगली सॉल्युबल फिनोल है पानी में, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है और एक सिंगल लेयर सोल्यूशन बनता है। सो वो यही बात कर रहा है कि कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री, ये जो अपर कंसलेट टेम्परेचर है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं, इससे पहले फिनोल जो है वो स्पायरिंगली सॉल्युबल रहेगा। इस क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव फिनोल जो है वो कंप्लीटली पानी में सॉल्युबल रहेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज पॉइजनस। फिनोल के जो बाकी मेंबर्स हैं यानी फिनोल्स की क्लास में जो बाकी मेंबर्स आते हैं वो हाईली पॉइजनस हैं। फिनोल भी इसी तरह पॉइजनस है एंड यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। जी डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। आई होप स्टूडेंट्स अभी तक आपको फिनोल की प्रिपरेशन, फिनोल की फिजिकल कैरेक्टर समझ आ गए हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम फिनोल के प्रिपरेटिव मेथड्स को देख चुके हैं और साथ ही साथ उसकी फिजिकल कैरेक्टर्स को देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। स्टूडेंट्स, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पहले अपने आप से करेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर चेज करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल है, why phenol, which is also called aromatic alcohol, is more acidic than aliphatic यानी ROH alcohols? सो सवाल में ये पूछा गया है कि फिनोल जो कि एक एरोमेटिक अल्कोहल है, सवाल में स्टूडेंट से पूछा गया है कि फिनोल जो कि एक एरोमेटिक अल्कोहल है वो क्यों ज़्यादा एसिडिक है एलिफेटिक अल्कोहल से। दूसरा सवाल, विच सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल, यानी फिनोल के ऊपर ऐसा क्या ऐड करें कि उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाए।
सो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लें। स्टूडेंट, फिनोल, जैसे कि आप जानते हैं कि फिनोल दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, फीन ओल। स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको बताता चलूं कि फीन बेंजीन का पुराना नाम है। सो मैं यहां पे बेंजीन बनाता हूं और उसके साथ मैं ऐड करने वाला हूं ओल यानी OH ग्रुप। सो फीन प्लस ओल मिलकर फिनोल बन गया। स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि फिनोल जो है ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। सो इस एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनोल की एसिडिटी हमने पढ़नी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ जो आप लोगों ने आगे जाके उसको फॉलो करना है। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स आप Ka वैल्यूज देखें। ये Ka वैल्यूज क्या होती हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का Ka वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी Ka वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka वैल्यू रिलेटिवली सबसे ज्यादा है, फिनोल की उससे कम है, वाटर की उससे कम है और अल्कोहल्स की रेंज के अंदर वैल्यू है, क्योंकि अल्कोहल्स में काफ़ी वैरायटी आती है। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि फिनोल वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक है और जो एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं, ये जो अल्कोहल्स मैंने यहाँ लिखी हैं स्टूडेंट्स, ये एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं, सो उनसे भी ज़्यादा एसिडिक है। एक बात तो वैल्यू से हमें कंफर्म होगी। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करने वाला हूं जिसमें Ka वैल्यू के अलावा आपके साथ pKa वैल्यू शेयर की जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, pKa वैल्यू के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूं। Ka यानी कि आप Ka जो कि कम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं, अगर आप इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो स्टूडेंट्स Ka का नेगेटिव लॉग लेने से याद रखिए आपको जो रिलेशन मिलने वाला है उसको हम बोलते हैं pKa। सो pKa क्या है? Ka का नेगेटिव लॉग। सो Ka वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसका pKa उतना छोटा आएगा। यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, यहां पे हम इसको अलग से लिखते हैं कि pKa एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशन है। जैसे Ka और एसिडिक स्ट्रेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है, pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशन है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड ब्लैक बोर्ड। एक टेबल आपके साथ शेयर करते हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है और आप उस टेबल में देख सकते हैं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिखा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड की pKa वैल्यू -10 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड -9, एसिटिक एसिड 4.75। अभी आपने एसिटिक एसिड की Ka वैल्यू देखी जो कि 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 थी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी, नेगेटिव लॉग लेके हमने उसको सिंपल कर लिया और वो वैल्यू है 4.75। फिनोल 10 यानी फिनोल की pKa 10 है, वाटर 15.7, एथेनॉल जो कि एक एलिफेटिक अल्कोहल है 15.9। स्टूडेंट्स, आपको ये रिलेशन याद है कि जिसकी जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी स्ट्रेंथ एसिडिटी यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी कम रहेगी। सो स्टूडेंट्स, यहां से एक बात मैच्योर करते हैं हम कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी pKa वैल्यू सबसे कम है, सो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इन रेलेवेंट एसिड्स में से, और एथेनॉल की pKa वैल्यू सबसे ज्यादा है, सो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे
कम है। अगर स्टूडेंट्स फिनोल का कंपैरिजन किया जाए तो फिनोल का कोई कंपैरिजन नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से मिनरल एसिड के साथ, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाँ, फिनोल का एक कंपैरिजन ज़रूर है, किसके साथ? एलिफेटिक अल्कोहल के साथ, उससे कदरे ज़्यादा एसिडिक है ये। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जी। अब मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। फिनोल डिजोल्व रेडिली इन अल्कलीज। फिनोल का ये रवैया शो करता है कि अल्कलीज के साथ रेडिली डिजोल्व होना ये शो करता है कि फिनोल एसिडिक नेचर रखता है, तभी तो वो अल्कलीज के साथ डिजोल्व हो रहा है। इट इज टू वीक टू इफेक्ट द लिटमस पेपर और टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट। आम तौर पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि एसिड्स, जो एसिड्स हैं उनके बारे में आपको पता है कि एसिड्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ और इवॉल्व करते हैं कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड की किरदार में आता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा करते हैं। सो फिनोल एसिडिक ज़रूर है लेकिन थोड़ा कमज़ोर एसिड है। आगे आप उसकी पीएच भी देख सकते हैं, 5 से 6 के दरमियान में इसकी पीएच है, यानी इट इज़ partially soluble in water and its solution has a pH around 5 to 6। जी डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। 0 से 7 और 7 से 14। अब यहाँ पे एक और हम चीज़ क्लियर करेंगे। 0 से 7 का मतलब एसिडिक और 7 to 14 के इन बिटवीन अगर पीएच है तो बेसिक। अब लिटमस पेपर बेसिक पे, ब्लू एसिडिक पे रेड, ये तो आपको पता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा 0 से 5, सो 0 से 5 के दरमियान वाली जो पीएच है, जिन एसिड्स की भी पीएच 0 से 5 के दरमियान में होगी वो लिटमस पेपर पे इफेक्ट शो करेंगे और रेड कलर डिटेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह बेस की बात करें तो बेस में ऑलमोस्ट 9 से ऑनवर्ड जिनकी पीएच है वो लिटमस पेपर पे बेसिक यानी ब्लू कलर डिटेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जिनकी पीएच 5 से ज़्यादा और 7 से कम है, जैसे फिनोल 5 और 6 के दरमियान में है, सो ये लिटमस पेपर पे डिटेक्ट नहीं होंगे। ऐसी बेसिस जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है और 9 से कम है, उनकी भी डिटेक्शन लिटमस पेपर से स्टूडेंट्स नहीं होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो यही बात यहाँ पे की गई थी ऊपर, इट इज़ टू वीक टू इफेक्ट लिटमस पेपर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रीज़न फॉर एसिडिक, ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे लिखा जाए वीक एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। वजह स्टूडेंट्स मैंने सामने लिखी है फिनोक्साइड। अब फिनोक्साइड आइन वजह है फिनोल की वीक एसिडिक बिहेवियर की। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए ना आपको एक मिसाल देता हूँ। डी स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एसिड्स को जनरल रिप्रेजेंट किया जाता है HA से। सो एसिड इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर जब आयोनाइज होता है तो इट विल प्रोड्यूस H+ एंड A-। अब ये जो A- है स्टूडेंट, ये जो A- है ये कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या ज़्यादा बेहतर है यहां पे लिखा जाए नेगेटिव चार्ज। सो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइजेशन में रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी किसके अंदर? कॉन्जुगेट बेस।
स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बेस जितनी स्टेबल रहेगी, प्रोटॉन जो कि H+ को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ये पानी में रहेगा, और पानी में रहेगा और पानी की नेचर को क्या करेगा, एसिडिक नेचर में रखेगा। हाँ, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने की बजाय अनस्टेबल हो गई तो ये H+ को वापस बुला लेगी, पानी में एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगी। सो इसका मतलब सीधी सी बात है कि एसिड की स्ट्रेंथ, एरो का मतलब यहां पे आप समझ लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, उतनी देर H+ पानी में रहेगा और एसिडिक नेचर क्रिएट करेगा। यह बात आपने याद रखनी है। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे और फिनोल्स पे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स आपके सामने मैं यहां एसिटिक एसिड बनाता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O-, या हम इसको OH लिखते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स जब ये आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होने के बाद इट विल प्रोड्यूस H+ और A- का मतलब एनाइन जो कि कॉन्जुगेट बेस है CH3C डबल बॉन्ड O-। अब स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये यहां पे डीलोकलाइजेशन करता है या नहीं करता, यही हमने देखना है। अब देखते हैं जी डीलोकलाइजेशन होती है या नहीं होती। स्टूडेंट्स CH3C डबल बॉन्ड O- मींस कि उसके ऊपर माइनस चार्ज है। नेगेटिव को आप जानते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, पूरे का पूरा एक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का है और एक वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से माइनस चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। स्टूडेंट्स अब ये पूरे का पूरा अगर बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है तो ये वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। सो अगर ऐसा होगा तो डबल एरो के साथ आपने शो करना है, स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी, CH3C O- डबल बॉन्ड O, यानी स्ट्रक्चर में तब्दीली आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो माइनस है ये अगर वापस शिफ्ट होता है तो ये वाला बॉन्ड वापस आगे शिफ्ट होगा। सो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि चार्ज हरकत में है, माइनस कभी यहां पर है तो कभी इस ऑक्सीजन पे है तो कभी इस ऑक्सीजन पे है। फिजिक्स कहती है कि चार्ज अगर हरकत में आ जाए, मूवमेंट में आ जाए, तो वो स्टेबल रहता है। इसकी मिसाल मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। स्टूडेंट्स लेट्स से मेरे हाथ में एक मार्कर है, इस मार्कर को समझ लें ये नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज के पीछे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज कभी इस हाथ में रहे और कभी मेरे इस हाथ में रहे और फौरन इस हाथ में आ जाए और ये मूव करता रहे, तो पॉजिटिव चार्ज इसको नहीं पकड़ पाएंगे। सो जब तक ये मूव करता रहेगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की पकड़ में नहीं आएगा, और नेगेटिव चार्ज जब तक पॉजिटिव चार्ज की पकड़ में नहीं आएगा स्टेबल रहेगा। हाँ, अगर ये एक जगह पे फिक्स हो जाए, लोकलाइज्ड हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज इसको पकड़ लेंगे, सो ये रिएक्ट कर लेगा उनके साथ। सो आप ये बात समझ जाएं कि जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज की होगी उतनी ज्यादा बेस को, ये कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबिलिटी मिलेगी। सो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई कि एसीटेट आयंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी कॉन्जुगेट बेस कदरे स्टेबल है। सो ये H+ इसको नहीं पकड़ पाएगा, सो ये कहाँ रहेगा, सोल्यूशन में। और कौन से सोल्यूशन में, डेफिनेटली सोल्यूशन में पानी है, और पानी में कौन सी नेचर क्रिएट करेगा, एसिडिक नेचर। अब यही चीज हम फिनोल पे अप्लाई करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स आप नोटिस कीजिएगा, फॉर्मूला है C6H5OH, ये फिनोल का फॉर्मूला है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब मान लें कि इसका H+ जा चुका है सोल्यूशन में, पीछे क्या बचा, C6H5O-, यानी कि ये कॉन्जुगेट बेस है। नाउ दिस इज कॉन्जुगेट बेस। जैसे मैंने यहां पे आपको कॉन्जुगेट के बेस के बारे में बताया था, सेम वही कॉन्जुगेट बेस है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। सो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज यानी इट इज अ होल कंप्लीट बॉन्ड। सो अगर ये यहां शिफ्ट होता है तो डबल बॉन्ड।
सो जब अगर ये डबल बॉन्ड बनेगा तो स्टूडेंट इस कार्बन के बॉन्ड अगर आप टोटल देखें तो 1 2 3 4 5 यानी 5 बॉन्ड बनेंगे। सो लिहाजा इसके इधर शिफ्ट होने से ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं जैसे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा सो माइनस चार्ज आप देख सकते हैं। माइनस चार्ज का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, या माइनस लिख दें या उसकी जगह पे पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दें। सो यानी इसके नीचे आने पे ये आगे जा चुका है। सो ये माइनस चार्ज अब अंदर को मूव करेगा, जैसे ही अंदर को मूव करेगा यहां पे स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। जैसे यहां डबल बॉन्ड क्रिएट होगा इस कार्बन के 5 बॉन्ड 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन के साथ 5, देन ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा यानी माइनस चार्ज यहां पे आएगा। सिमिलरली माइनस चार्ज अंदर जाएगा, ये बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा और इसी तरह यानी कि आप देख सकते हैं इस माइनस के यहां शिफ्ट होने पे ये बॉन्ड बाहर शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ वैलेंसीज पूरी करने के लिए। सो स्टूडेंट्स दोबारा माइनस यहां पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड दोबारा माइनस बाहर आ जाएगा। इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह यहां पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड था, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। क्वेश्चन मेरा यह है स्टूडेंट्स आपसे कि ज्यादा यहां पे है डीलोकलाइजेशन या यहां पे है। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर से तो यही पता चल रहा है कि यहां पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। अब आप फर्ज करें स्टूडेंट्स मैं 2 हाथों का इस्तेमाल कर रहा था, अगर मैं 5 हाथों का इस्तेमाल करता और नेगेटिव चार्ज को मैं 5 हाथों में घुमाता तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा डीलोकलाइज होगा। जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उसको पकड़ना उतना मुश्किल होगा। सो हम कह सकते हैं कि यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज थी, यहां पे 5 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इन 5 पॉसिबिलिटीज में से भी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट करनी है स्टूडेंट्स, ये जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिन पॉसिबिलिटीज में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, स्टूडेंट्स याद रखिए कार्बन नेगेटिव चार्ज को नहीं संभाल सकता, कार्बन नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है। सो ये तीनों पॉसिबिलिटीज जो हैं ये लीस्ट स्टेबल हैं, लीस्ट स्टेबल हैं। जबकि ये जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, सो ये मोर स्टेबल है। सो मोर स्टेबल, सो इसका मतलब अगर यहां पर भी मोर स्टेबल लिखेंगे, सो इसका मतलब अगर मैं फिनोक्साइड आयन, दिस इज फिनोक्साइड आयन का कंपैरिजन एसीटेट आयन के साथ करूं तो एसीटेट में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों स्टेबल हैं क्योंकि दोनों में कंट्रोल इलेक्ट्रॉन का किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। यहां 5 में से 3 लीस्ट स्टेबल हैं, 2 स्टेबल हैं। सो इसका मतलब ओवरऑल फ्रूटफुल डीलोकलाइजेशन इधर है, यानी कि ये नेगेटिव आयंस ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू दीज। इनिशियल थॉट में तो यही लगता है कि ये ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन लिटरेचर में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि ये कम स्टेबल हैं इनके मुकाबले में। सो जब ये कम स्टेबल हैं, हाँ ऑल्दो स्टेबल ज़रूर हैं, बट इनमें जो रेजोनेंस है वो इसके मुकाबले में लेस स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती है। सो ये फौरन अपने प्रोटॉन को वापस बुला लेंगे और दोबारा से फिनोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में यहां लिखूं C6H5OH कन्वर्टेड इनटू C6H5O माइनस प्लस H प्लस, ये रेजोनेंस में रहेगा, रेजोनेंस में रहेगा, लेकिन रेजोनेंस को इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, 2 ही स्टेबल हैं। सो ये अपने H प्लस को वापस बुला लेगा और वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, C6H5OH। और अगर इसकी बात करें तो इसका H प्लस ज़्यादा देर सोल्यूशन में रहेगा इसके H प्लस के मुकाबले में। सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। ये कंपैरिजन आपके सामने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल, बट फिनोल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड एल्कोहल। इसकी वजह देखते हैं स्टूडेंट्स। जो एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं आप सब जानते हैं एलिफेटिक अल्कोहल्स के बारे में, CH3CH2OH। सो जब H प्लस निकलेगा
पीछे माइनस चार्ज आएगा। सो माइनस चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इथोक्साइड आयन है, इथोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं हो सकती। चैप्टर नंबर 9 में आपको रेजोनेंस बताई थी, रेजोनेंस नहीं हो सकती। जब इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो सकती तो ये 4NH+ को वापस बुला लेगा और ये H+ एसिडिक नेचर क्रिएट नहीं करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। वाई फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक? बिकॉज उसमें रेजोनेंस है, उसका जो फिनोक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस है, उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें रेजोनेंस है। देन एलिफेटिक अल्कोहल, भाई एलिफेटिक अल्कोहल का जो इथोक्साइड है उसमें रेजोनेंस नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई वो एसिडिक नेचर क्रिएट नहीं करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल? स्टूडेंट्स ये एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, आपने इसको जरा ध्यान से समझना। लेट्स से मेरे पास ये फिनोल है और फिनोल के ऊपर मैं यहाँ पे ग्रुप लगाता हूँ N डबल बॉन्ड O। एक्चुअली ये मैंने NO2 ग्रुप लगाया। अब ये जो NO2 ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स से मैं कहता हूं जी यहां से H+ निकल गया। सो H+ के निकल जाने से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? माइनस। सो स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड। अब जरा आप खुद समझ जाएं कि ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, सो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, देन ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट होगा, देन ये बॉन्ड, यानी कि इसका मतलब कि ये रिंग तो रेजोनेंस में शामिल थी लेकिन अब NO2 ग्रुप भी रेजोनेंस में शामिल हो गया। तो क्या इसने रेजोनेंस बढ़ाई या कम की? डेफिनेटली इसने रेजोनेंस बढ़ाई है। सो ऐसे ग्रुप जो रेजोनेंस को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं वो फिनोल की एसिडिटी में क्या करेंगे? इजाफा करेंगे। ये आपने याद रखना है। इन द मीनवाइल अगर यहां पे एक ऐसा ग्रुप लगता, लाइक ये फिनोल है और CH3, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेगा तो इट्स मीन कि एसिडिटी में कमी आएगी। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ ना एक डाटा शेयर करता हूं जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये और क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें फिनोल का फिनोक्साइड आयन, उसके साथ जी का मतलब जनरल ग्रुप। अब ग्रुप स्टूडेंट दो तरह का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं तमाम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लिखे गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, इसका जिक्र चैप्टर 9 में करके आए हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे सो वो क्या करेंगे? टेंड्स टू डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइड आयन। डिस्पर्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन, इंक्रीज द एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप, टेंड्स टू इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज को मजीद इंटेंसिफाई करेंगे ऑन फिनोक्साइड आयन। डीस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन, डिक्रीज द एसिडिटी। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ये डाटा नोट कर लें ताकि आपको इन फ्यूचर MD कैट के अंदर ये काम आ सके। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पिक्रिक एसिड तैयार करेंगे और उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सो इसके यहाँ पे बताने की एक वजह ये भी थी। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसकी हम क्विक रिवीजन कर लें। एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, क्यों फिनोल एस्टिक है, फिनोक्साइड उसकी वजह है। फिनोक्साइड आयन क्या करता है? फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होके स्टेबल होता है,
जिसकी वजह से H+ आयन सोल्यूशन में रहता है और एसिडिक नेचर क्रिएट करता है। ये हमारे क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स भी आपको मिल गए हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।